हाँ जी, ध्यान देंगे सभी। आज आपकी एक्सेल की फर्स्ट क्लास रहेगी। जेएसए पोस्ट के लिए मैंने अपने पेज पे ना कुछ दिल्ली पुलिस की जो वीडियोस डाल रखी है ना, कुछ बच्चे ना उसको लर्न करने लग गए हैं, तो ध्यान से उसमें देखकर पढ़ना कि कौन से लेक्चर आप पढ़ रहे हैं। वो एक प्रैक्टिकल कोर्स चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, दिल्ली पुलिस के लिए। तो वो चीज़ आप नहीं करनी है, बट आप उसकी पहली दूसरी क्लास ज़रूर अटेंड कर सकते हैं। वो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। बाकी वैसे नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने ऊपर चेक करना है अपना, ठीक है, ये जो थंबनेल है इसके ऊपर कि केवीएस लिखा हुआ है या फिर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ है, तो ध्यान से पढ़ें उसको, तभी करें। तो आज आपको एक्सेल शुरू करा रहे हैं। आपने पीछे पावर पॉइंट और एमएस वर्ड कंप्लीट किया। अब उसको हमने जब रन किया था, आप सभी को ध्यान होगा, रन कमांड क्या होती है। एमएस वर्ड रन करने के लिए हम यहाँ पर अब सबसे पहले विंडो आर करेंगे। अब एक्सेल के लिए लिखा जाता है एक्सेल। एमएस वर्ड के लिए हमने यहाँ पे टाइप किया था विनवर्ड। एक्सेल के लिए हम एक्सेल ही टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एक्सेल की एप्लीकेशन को ना स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। जैसे एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को हम वर्ड प्रोसेसर पढ़ते हैं, ठीक है, एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन या प्रोग्राम होती है, ऐसे ही एक्सेल को स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है। और एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेल की फाइल को बोलते हैं हम वर्कबुक, ठीक है। वर्कबुक का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जैसे आपको नीचे 3 शीटें दिखाई दे रखी होंगी बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में। इन एमएस एक्सेल 2010 या 2010 से पहले 2007 या 7 से भी पहले जितने भी वर्जन हैं, उन सभी में आपको बाय डिफ़ॉल्ट नीचे ना 3 वर्कशीट दिखाई देंगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एमएस एक्सेल 2010 या 10 से पहले जितने भी सारे वर्जन हैं, उन सभी में बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं, ठीक है। एक्सेल हैज़ 3 शीट्स ओपन बाय डिफ़ॉल्ट इन एक्सेल वर्जन 2010 एंड इन अर्लियर वर्जन। तो ये क्वेश्चन ना काफ़ी बार आता है एग्जाम्स के अंदर, कई बार आ भी चुका है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि एक्सेल 2010 के ऊपर आता है हमेशा ये क्वेश्चन कि इसके अंदर कितनी वर्कशीट है। हाँ जी, आ जाओ नेक्स्ट। और 2010 के बाद जितने भी वर्जन हैं, चाहे वो 2013, 16 कोई भी वर्जन आ जाए, तो ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल शीट मिलती है आपको। एमसीक्यूज़ में भी हम डिस्कस करेंगे, आपको 2013 वर्जन में भी दिखाऊंगा 2010 के बाद के जो वर्जन्स हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी दिखाता है। अब ये 2007 वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब सबसे फर्स्ट वाली जो बार होती है इसको बोलते हैं टाइटल बार। सेम जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। और बाय डिफ़ॉल्ट नेम फाइल का बुक 1 के नाम से, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम बुक 1, ठीक है। वर्कबुक का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जैसे एक वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। जैसे एक हमारी एक नोटबुक होती है, अब वो पहले तो क्या होता है, पेजेस ही होते हैं सिर्फ। अब कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड नोटबुक। तो नोटबुक किसका कलेक्शन होती है, पेजेस का। ऐसे ही एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट हो जाएगा। और इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें दिखाता है। फर्स्ट हमारी टाइटल बार होती है, और टाइटल बार में हमें 2 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो नेम ऑफ द फाइल एंड नेक्स्ट वन इज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन। अब सेकंड होती है मेन्यू बार। और इसमें देखो, हमने पीछे जब वर्ड में काम किया या पावर पॉइंट में काम करा, उसमें आपको यहाँ पे एक फाइल मेन्यू भी मिलता है। अब इसमें देखो, फाइल मेन्यू की बजाय 2007 वर्जन में ऑफिस बटन बना हुआ आता है। हमने एमएस वर्ड में क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि 2007 वर्जन में ना ऑफिस बटन के ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दे रखा था उसमें। तो फाइल की बजाय इस तरह का ऑफिस बटन आता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने पे ऑप्शंस वही रहेंगे, बस नाम चेंज हो जाता है। सिर्फ 2007 वर्जन में आता है ये बटन बना हुआ। और इसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस हैं लाइक होम, इंसर्ट, इनको क्या कहते हैं, टैब्स। होम टैब, इंसर्ट टैब या पेज लेआउट टैब,
जैसे वर्ड में पढ़ा, पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में भी, एक्सेस में भी, सभी में सेम ही रहेगी। ऊपर के टूल बार के नेम भी, और इस रिबन को हाइड करना है या शो करना है तो उसके लिए भी सेम कंट्रोल प्लस F1। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F1 से सेम ही कमांड है, हाइड भी कर सकते हैं या वापस स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है रिबन को तो देखो वापस भी आ जाएगा एक ही सेम कमांड से। नेक्स्ट, अब इसमें रूलर की बजाय क्या आ गई यहाँ पर फॉर्मूला बार। हमने MS वर्ड में पढ़ा था कि रूलर बार, इसके नीचे जो स्केल दिया होता है, अब इसमें फॉर्मूला बार आ गया। ये जो ब्लैंक सेल है ना बड़ा सा लार्ज साइज का, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के लेफ्ट में जो छोटा सा सेल है इसको कहते हैं नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स या एड्रेस बार, ठीक है, इस नाम से भी इसको बोलते हैं हम। और एक्सेल में हमें काम करने के लिए ना यहाँ पे कुछ रोज दे रखी हैं। अब ये क्या हमारी एक वर्कशीट है, ये इसको स्प्रेड शीट भी पढ़ते हैं हम, इसको वर्कशीट या स्प्रेड शीट दोनों ही कहते हैं। और ये हमारा वर्क एरिया होता है और इस पर काम करने के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी सारी रोज़ या कॉलम्स भी दिए होते हैं। और इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं ना, इन सभी का जो नाम होता है वो एक अल्फ़ाबेट के अंदर होता है, यानी कि ABCD के अंदर। और ये जितनी भी रोज़ हैं न्यूमेरिकल में होती है, यानी कि नंबर्स में 1 2 3 4, ये सभी क्या रोज़ के नाम हैं। और जो रोज़ होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल, और जो यहाँ पे कॉलम्स हैं ABCD बता सकते हैं। जैसे मैंने A पे क्लिक करा, ये पूरा कॉलम है, तो ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, बिल्कुल। और जैसे आपकी नोटबुक में आपको क्या दी होती है, रो या कॉलम? रोज होती है ना, रोज ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप के अंदर। तो ये हमारी होगी रोज, और कॉलम्स हो गए वर्टिकल में। जैसे आप उसके अंदर आप टाइप भी करते हैं, मैंने आपसे डायरी में लिखवाया भी आपका नेम, फ़ोन नंबर, सिटी या फादर्स नेम। तो 4 क्या बनाए, कॉलम्स, ठीक है, इससे वर्टिकली डिज़ाइन किए। और एक्सेल में एक वर्कशीट में एक्सेल एक, हाँ जी बोलो। लग रहा है सुबह तो ख़त्म हो गया बैच। हाँ जी, इसलिए भी बंद नहीं करी, फिर कई बार रिकॉर्डिंग में ना ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, इसलिए मैंने पॉज नहीं किया। तो अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब एक्सेल में ना एक वर्कशीट में मैंने यहाँ पे बताया कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें मिलती हैं सिर्फ 2010 वर्जन तक। और एक शीट में एक्सेल में हमें टोटल कितनी रो मिलती हैं चेक करने के लिए अब क्या करेंगे, कीबोर्ड से ना जब हम कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखो चेक भी कर सकते हैं कि एक्सेल में टोटल कितनी रोज होती हैं, 10,48,576। मैंने अभी तक आपके साथ जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए एक्सेल में अभी तक, ये सारे आपके MCQs में आएंगे। अभी सारे के सारे MCQ में आएंगे, जितने भी पॉइंट, एक एक पॉइंट आपके साथ जो मैंने आपसे डिस्कस किया है A to Z कंप्लीटली MCQ में भी दे रखा है। अगला पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट। अब एक्सेल 2007 वर्जन में, ध्यान से सुनना, किस वर्जन में कह रहा हूँ, 2007 या 2007 के बाद जितने भी वर्जन है एक्सेल में, उन सभी में आपको टोटल रोज तो इतनी मिलेंगी 10,48,576। और 2007 से पहले 65,536, यानी कि 65,536। ये किसके अंदर रोज होती थी, इन 2003 वर्जन में, या 2003 से पहले भी सेम ही मिलेंगी आपको 65,536 रोज। और अगर हम कॉलम्स की बात करें, 2003 वर्जन में टोटल कॉलम होते थे 256, 256 कॉलम्स। ठीक है, ये भी 2003 में होते थे। और लास्ट कॉलम का नेम होता था IV, ठीक है, नेम ऑफ द लास्ट कॉलम। तो आप लिख सकते हैं 2003 वर्जन में जो लास्ट कॉलम का नेम, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फर्स्ट कॉलम है जो, उसका नाम क्या है A, फिर सेकंड का B। अब कॉलम्स के जो नाम है वो अल्फाबेटिक में होते हैं,
ठीक है, अब टोटल कॉलम आपको मिलेंगे इसके अंदर। जैसे अगर मेरे को ना स्टार्टिंग पे जाना है, अभी काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, आखिरी रोज के अंदर, लास्ट रो में। अगर हमें वर्कशीट के शुरू पे जाना हो, क्वेश्चन ये 2-3 तरीके से बनता है। एक तो होता है स्टार्ट ऑफ द वर्कशीट, या फिर कहते हैं कि फर्स्ट सेल पे जाने के लिए। ये जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना स्क्रीन पे, इनको सेल पढ़ा जाता है। सेल का मतलब एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी एक्सेल वर्कशीट में, वरना रो जो होती है ना, रो तो पूरी को बोलता है, पूरी लाइन को, ये तो बहुत बड़ी हो जाती है। या फिर अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम भी बहुत वाइड होता है। तो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट तो हुआ नहीं, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटी इकाई। यूनिट मतलब एक सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई, एक सेल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसको बॉक्स नहीं कहेंगे, इसको सेल पढ़ते हैं। और इन सभी सेल्स का एक एड्रेस भी होता है, एड्रेस भी पढ़ेंगे अभी हम कि किसको बोलते हैं। और फिलहाल अगर हमें वर्कशीट के स्टार्टिंग पे जाना है, तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाया, देखो शुरू पे आ गए। MS वर्ड में भी पढ़ा था आपने, स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट था, इसमें आ गया वर्कशीट, क्योंकि काम हम एक वर्कशीट पे कर रहे हैं। तो वर्कशीट के शुरू पे जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस में होम। और एक्सेल में आपको क्वेश्चन करने से पहले ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पार्ट है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आपको एक्सेल में MCQ समझ ही नहीं आ पाएगा। इसलिए आपका जो फर्स्ट क्लास रहती है आपकी प्रैक्टिकली तरीके से रहती है, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि सेल रेफरेंस क्या होते हैं, वरना एक्सेल में फॉर्मूलाज वाले भी टॉपिक आता है तो वो आपको समझ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल पार्ट भी रहता है, जैसे MS वर्ड में हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। और आपको मैंने सभी को 300 क्वेश्चन भेजे MS वर्ड के, दोनों ग्रुप्स में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को। आप सभी ने सैटरडे संडे तक ना 200 क्वेश्चन पूरे करने हैं, ठीक है। और उनमें चेक करना है कि आपने कितने आंसर आपके ठीक आए, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस। मैंने इसलिए टिक मार्क करके नहीं दिया आप सभी को, तो आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगले वीक आपको 100 क्वेश्चन और MS वर्ड में मिलेंगे, ठीक है। तो इस वीक पर जो आपकी क्लास लगने वाली है, एक रिवीजन बैच शुरू किया मैंने वीकेंड पर, सैटरडे और संडे का। तो 200 से 300 के जो क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो 1 घंटे की आपकी रिवीजन बैच रहेगी। 4 बैच के टाइम डाले हैं मैंने, चारों में से आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चारों बैच में से आप कोई भी बैच ले सकते हैं, चारों बैचेस में सेम रहेगा। मैंने आपको सैटरडे का टाइम भेजा है, संडे का टाइमिंग अलग रहेगा आपका, ठीक है। संडे का मॉर्निंग का रहेगा, सुबह 10 से लेकर आपके पास बैच का समय आ जाएगा, बैच में ही टाइमिंग आ जाएगी आपके पास। और अगर किसी ने आप में से बिल्कुल भी स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं लगाई थी, तो परसों से एक नया बैच शुरू कर रहे हैं KVS JSA के लिए ही, CPT का बिल्कुल फ्रेश बैच, जो कि सुबह 10 बजे का रहेगा। और एक शाम का बैच आपको कल या परसों बता दिया जाएगा, ठीक है। जिन भाई ने, ठीक है, या किसी ने भी बिल्कुल स्टार्टिंग से करना हो, तो आप उस बैच में, इवनिंग बैच में कंटिन्यू कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। और कोई डाउट हो किसी चीज़ में तो आप ले सकते हैं, करें आगे, ठीक है। और क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं वीकेंड पर पूछूंगा कि आपके कितने आंसर ठीक आए हैं उसके अंदर। इसी बहाने आपकी कुछ लर्निंग भी हो जाएगी कि आपके कितने आंसर आए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसे ही बता दो कि मेरे इतने नंबर आए हैं, कितने ठीक आए हैं। मैं फाइनल पूछ लूँगा, दिखाओ प्रैक्टिस अपनी, ठीक है। ईमानदारी से आपने अपना बताना है कि आपके कितने आंसर ठीक आए हैं, उसमें से सेल्फ प्रैक्टिस करनी है बिना आंसर देखे। इससे आपको भी पता चल जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ताकि आप भी कोई फ़ायदा मिलेगा उससे, ठीक है। तो आगे हम करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो यहाँ पे ये सभी जो है ना हमारे कॉलम्स के नाम होते हैं, जो कि अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं। अब टोटल कॉलम होते हैं एक्सेल में 16,384, 16,384। किस वर्जन में, 2007 या 7 के बाद, 2007 या 7 के बाद टोटल कितने कॉलम, 16,384। और उसमें मैंने कितने बताए थे, 2003 में 256 कॉलम होते हैं। और अगर यहाँ पे हमने चेक करना हो कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, तो चेक करने के लिए हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबा सकते हैं। तो देखो लास्ट कॉलम का नेम होता है
XFD नेम ऑफ द लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम का नेम XFD होता है और IV होता है पुराने वर्जन में 2003 के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको जितने भी बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ना, जिसके मैंने बताया कि इन सभी बॉक्स को हम सेल पढ़ते हैं और इन सभी सेल का एक्सेल में ना एक एड्रेस भी होता है। ये जितने भी सेल्स हैं इन सभी का एक एड्रेस भी होता है। इन सभी का एड्रेस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से कॉलम का नेम पढ़ना है। कॉलम का नेम क्या है? C, और रो का नेम क्या है? तो सेल का एड्रेस हो गया C4। और जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं उस एक्टिव सेल का एड्रेस, उस करंट सेल का एड्रेस कहाँ पे शो होता है? ऊपर नेम बॉक्स में। यहाँ पर देखो इस सेल का एड्रेस देखो, कॉलम नंबर E, रो नेम है 6। तो ध्यान रखना पहले कॉलम का नाम आता है फिर रो का नेम आता है, सेल का एड्रेस बनता है। एक सेल का एड्रेस कैसे बनता है? नेम ऑफ द कॉलम प्लस में नेम ऑफ द रो, कॉलम नेम और रो नेम को मिलाकर एक सेल एड्रेस बनता है। यानी कि सेल एड्रेस भी कहते हैं, सेल रेफरेंस भी कहते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे भी दिखाता है किसी भी एक एक्टिव सेल का, एक्टिव सेल या करंट सेल का मतलब जिस सेल पे हमने क्लिक किया, ठीक है, उसे हम एक्टिव या करंट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने एक सेल में एक डेटा टाइप किया, जैसे कि हिंदी लिखा और इसमें ना मैंने एक टाइपिंग मिस्टेक कर दी। कर्सर अभी बीच में ही है, सेल के बीच में। अगर कर्सर को इसके आगे लेके जाना है, एन के आगे करेक्शन करनी है, अब MS वर्ड में या पावर पॉइंट में तो आप डायरेक्ट एरो कीज का यूज कर लेते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते एक्सेल में, क्योंकि सेल के अंदर टाइप कर रहे हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर एक चीज के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ही आप लेफ्ट एरो दबाएंगे ना तो देखो सिलेक्शन ही हट जाएगी, उसकी सिलेक्शन हट जाएगी सेल की। डायरेक्ट एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सेल एडिटिंग का प्रोसेस क्या रहता है? वापस उसी सेल पे जाओ, या तो कीबोर्ड से F2 बटन दबा दो, सेल एडिटिंग की कमांड देखो, मैं F2 बटन दबा रहा हूँ, आ गया कर्सर। अब आप क्या करेंगे? अब एरो दबा सकते हैं, चाहे लेफ्ट में जाना हो चाहे राइट में जाना हो। अब डिलीट करने के लिए क्या करेंगे? बैक स्पेस। अगर अब कर्सर यहाँ पर है तो डिलीट की। हमने MS वर्ड में पढ़ा था, रिमूव मैटर लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर, बैक स्पेस एंड रिमूव मैटर राइट साइड ऑफ द कर्सर, प्रेस डिलीट बटन। तो मैंने डिलीट बटन दबाया एंड डिलीट हो गया। दूसरा तरीका इसको करेक्ट करने का, इसी सेल पे जाके ना डबल क्लिक कर देंगे। मैंने आपको एक तरीका बताया कि अगर आपने किसी सेल में अगर मिस्टेक कर दी, आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं, तो सेल एडिटिंग के लिए हम या तो F2 बटन प्रेस करते हैं, दूसरा मेथड माउस की हेल्प से इसके ऊपर ना डबल क्लिक कर देना, कर्सर सीधा वहाँ पे आ गया। अब मैं कर्सर को यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ और डबल क्लिक करते ही देखो कर्सर आगे आ गया, बैक स्पेस और एंटर, करेक्ट हो गया। तो डबल क्लिक जो करेंगे वो कौन सा करेंगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। ध्यान रखो, जब भी लेफ्ट मैं बोलूँ कि क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है, चाहे ट्रिपल क्लिक करना है, चाहे 4 बार करना हो चाहे 5 बार करना हो, हमेशा लेफ्ट आएगा। लेफ्ट क्लिक को क्लिक बोला जाता है और राइट क्लिक को राइट क्लिक ही पढ़ते हैं। कहीं पे भी यदि अगर राइट क्लिक का यूज हो रहा है ना, तो वहाँ पे राइट वर्ड साथ में काउंट होता है, वहाँ पे खाली क्लिक नहीं बोला जाएगा कभी भी। तो एक अंडरस्टूड होती है ये चीज़, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी मैं क्लिक बोलूँ, चाहे डबल बोलूँ, चाहे ट्रिपल क्लिक बोलूँ, तो इसका मतलब लेफ्ट क्लिक ही होता है। नेक्स्ट, तीसरा तरीका सेल एडिटिंग के लिए, मैंने उसको अंडू कर दिया, वापस मिस्टेक हो गई। तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला बार पे जाके। किसी भी सेल को एडिट करने के लिए आप उस सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला बार में जाके भी उसको एडिट करके बैक स्पेस एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी सेल को एडिटिंग करने के 3 तरीके, F2, डबल क्लिक या फॉर्मूला बार, ये क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें MCQ में भी हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेल को एडिट करने के, 3 तरीके क्या क्या होते हैं, MCQ में भी मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए अगर आपने एक सेल में कुछ भी डेटा लिखा, एक से दूसरे सेल पे जाना है तो टैब की का यूज़ करते हैं। गो टू नेक्स्ट सेल, टैब की, एंड गो टू प्रीवियस सेल, शिफ्ट प्लस में टैब की। तो यहाँ पे टैब दबाया, फिर मैंने यहाँ पर टाइप किया हिंदी, फिर टैब मैथ, फिर टैब साइंस। मैंने गलती से दोनों में इंग्लिश लिख दिया और अगले सेल पे चले गए। अब पिछले सेल पे जाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट टैब। अब इसकी बजाय ना मेरे को कुछ जैसे अब लिखना था टोटल, अब मैं इसको एडिट नहीं कर रहा, सीधा रीटाइप कर देंगे। अगर आपने किसी सेल में डेटा टाइप किया ना और आप उसकी जगह चाहते हैं कोई दूसरा कंटेंट टाइप करना था, तब आप एडिट मत करो उसको, सीधा रीटाइप कर दो उसी के ऊपर, सीधा सेल पे जाके। देखो यहाँ पे मैंने सीधा टोटल, अगर मैं इसको क्या करता, पहले F2 दबाता, फिर डिलीट करता, फिर जाके टाइप करता, लंबा प्रोसेस हो जाता। तो सीधा रीटाइप करना एक सबसे इजीएस्ट वे, बेस्ट वे होगा इसमें। एंटर कर दिया उसके बाद, तो एंटर करती कर्सर सीधा स्टार्टिंग सेल पे गया, किस रो में, नेक्स्ट रो में। अब कई बच्चे कहते हैं सर आगे जाने के लिए हम राइट एरो भी तो दबा सकते हैं, बिल्कुल प्रेस कर सकते हैं। अब उसका डिसएडवांटेज भी देख लो क्या होता है। वापस ऊपर जा रहे हैं हम फर्स्ट सेल पे, अब देखो मैं राइट एरो, राइट 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 प्रेस कर रहे हैं, टोटल वाले सेल पर आ गई। अब नेक्स्ट रो पे जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर। अब एंटर करते देखो कहाँ पे गया, उसी सेल के नीचे जहाँ से हमने एंटर किया। तो ध्यान रखना एक्सेल के अंदर जब आप टैब और शिफ्ट टैब का फॉलोअप लेकर चलते हैं अगले या पिछले सेल के लिए, तब तो एंटर करने पे सीधा स्टार्टिंग पे चला जाएगा। अगर आप एरो का यूज़ करके आगे पीछे करते हैं ना तो वो सीक्वेंस हो जाएगी ब्रेक, फिर उसी सेल के नीचे आएगा एंटर करने पे कर्सर जहाँ से आपने एंटर किया है। टोटल से एंटर किया तो टोटल के नीचे, मैथ से एंटर किया तो मैथ के नीचे आ जाएगा। और अब अगर हमें स्टार्टिंग पे जाना हो, स्टार्ट ऑफ द रो, क्या करते हैं हम, स्टार्ट ऑफ द रो, क्या बात है, याद नहीं है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि मैंने क्या बोला है। स्टार्ट ऑफ द रो, रो के शुरू पे जाने के लिए, ना कि वर्कशीट के स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ। होम की, हाँ जी, होम बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे होम प्रेस किया, स्टार्टिंग पे आ गया। एक होता है स्टार्ट ऑफ द रो, वर्ड भूल गया लगता है, या नहीं? मेरे को तो यही लग रहा है, चारे यही बता रहे हैं। ध्यान नहीं है क्या क्लास में? वो भी कर सकते हैं, पर सीधा डायरेक्ट होम की प्रेस कर सकते हैं स्टार्ट ऑफ द रो के लिए। आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है, लास्ट में पढ़ाई नहीं करते आप बिल्कुल भी, दिख रहा है आपका। और नहीं तो मैं कमाल कर रहे हो, कभी पाँव ऊपर रख रहे हो कभी नीचे, क्या चल रहा है आपका? पाँव को घर पे रखाते, फिर यहाँ पे भी ध्यान नहीं है ना, तो पाँव की तरफ। आधे घंटे के लिए पढ़ने आ रहे हो, उसमें भी ध्यान नहीं है आप सभी का। दिक्कत भाई मेरे को भी है, ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई मेरा गला खराब है, तबीयत खराब है, कमर में दर्द है, कुछ भी है, तो भाई जी पर सामने भी ध्यान दे लो। कुछ तबीयत खराब में एक्सक्यूज नहीं चलेंगे, वहाँ पे पेपर में दिया ना एक्सक्यूज आप अपने। पढ़ने के लिए आ रहे हो, आधे घंटा नहीं शांति बैठी होती। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट सेल के लिए हम टैब और प्रीवियस के लिए शिफ्ट टैब और रो के शुरू पे जाने के लिए हम होम का यूज करते हैं। ठीक है, तो कर्सर आपका चाहे कहीं पे भी है किसी भी रो में, तो होम का यूज करते हैं। और अगर आपको वर्कशीट के स्टार्टिंग पे जाना है यानी कि फर्स्ट सेल पे, तो फर्स्ट सेल का नाम क्या होगा, A1। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे भी आता है कि A1 सेल पे जाने के लिए यानी कि फर्स्ट सेल A1 पे जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ होम बटन का यूज करेंगे। आगे मैंने एंटर किया, टाइप किया नेम, मार्क्स लिख दिए, टोटल कैलकुलेट करना है। अब टोटल निकालने के लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और एक्सेल में जितने भी फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं ना वो सभी इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। और फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर्स में लिखें या कैपिटल में, कैसे भी टाइप कर सकते हैं।
और किसी भी फॉर्मूला में ना हम स्पेस बार का यूज़ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला सेल में स्पेस बार का कोई यूज़ नहीं है। फॉर्मूला चाहे आप स्मॉल लेटर में टाइप करो चाहे कैपिटल में लिखो, एमसीक्यूज में आएगा भी, पूछेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे अब निकालना है टोटल। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक सिंपल मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे आसान मेथड क्या होता है? सेल बाय सेल मेथड। टोटल निकालने के तरीके कई सारे हैं, अब जो एग्जाम्स के अंदर अभी आते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक मेथड है, जैसे मान लीजिए आपके पास अब जैसे ये हाथ में आपके कैलकुलेटर है, अब इन पांचों वैल्यूज का आपने टोटल करना है। तो कैलकुलेटर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले 98 लिखोगे, फिर प्लस में सीधा 57, फिर 45, 43, 45 ये लिखेंगे ना। पर एक्सेल में हमें ये काम नहीं करना, हमने वैल्यूज नहीं लिखनी। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन चाहे किसी भी टाइप की हो, एक्सेल के अंदर आप कर रहे हैं कैलकुलेशन तो इक्वल टू जरूर लगेगा, कंपलसरी है, ये तो लगेगा ही लगेगा, मस्ट है। उसके बाद ही आप कुछ कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक्सेल में जब भी कोई कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू नहीं उठानी हमने, बस वैल्यू की बजाय जिस सेल में अमाउंट लिखी हुई है ना उसका एड्रेस उठाना है। तो यहाँ पे 98 जिस सेल में लिखा हुआ उसका एड्रेस क्या बनेगा? B2। तो यहाँ पे हो गया B2। अब B2 क्या बन गया? हमारा फर्स्ट सेल का एड्रेस, जिसको हम प्लस करना चाहते हैं। अब मार्क्स प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे हमने लिखा प्लस। अब B2 क्या है? फर्स्ट सेल, सेकंड सेल का एड्रेस फिर C2 प्लस D2 प्लस F2। हाँ जी, फॉर्मूला ठीक है गलत है? गलत है, हाँ जी। तो यहाँ पे G2 मत लिख देना, G2 में तो हम फॉर्मूला टाइप कर रहे हैं। इसके बाद एंटर, टोटल आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मेरे को किसी भी बच्चे के नंबर चेंज करने हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 45 इंग्लिश में, मैंने यहाँ पे कर दिया 95, एंटर करते ही टोटल में देख रहे हो ना 298 नंबर है, 298, एंटर करते ही क्या हुआ? चेंज हो गए, 348 हो गए, 348 नंबर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने फॉर्मूला जो अप्लाई किया इसके अंदर वो एक सेल के ऊपर अप्लाई किया था, ताकि उस सेल में किसी भी प्रकार की अगर बाद में अपडेशन होती है, किसी भी प्रकार की चेंजेस होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर भी चेंजेस हो जाएं। और किसी भी सेल को एडिटिंग कैसे करते हैं हम? कीबोर्ड से F2। अगर आपने किसी सेल में फॉर्मूला अप्लाई किया है और उसको आप विजिट करना चाह रहे हो, उसको एडिट करना चाहते हो, तो F2 बटन दबाएंगे, देखो फॉर्मूला दिखा देगा आपको कि फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया। तो फॉर्मूला देखने के लिए आपको यहाँ पे तो शो होगा ही एडिट करने पे, और ऊपर देखो फॉर्मूला बार के अंदर भी शो करता है। ये सारे पॉइंट्स आपके एमसीक्यूज के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूलाज कैसे बनाए जाते हैं, कैलकुलेशन कैसे होती है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक टर्म्स इसके बहुत ज़रूरी हैं, आपको आने चाहिए। और ये जो बेसिक वाला पार्ट है, जो दिल्ली पुलिस की जो स्टार्टिंग की वीडियोस है ना, तो पहला दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, तो वो भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए आप उन वीडियोस को भी कवर कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमने क्या करा? सीधा सेल के ऊपर उसको क्या कर दिया? डिपेंडेंट बना दिया वैल्यू को, ठीक है। हमने उसको डिपेंडेंट यानी कि लिंक कर दिया उसको। अगर आप यहाँ पे यूँ लिखते हैं ना कि वैल्यूज़, जैसे मैंने नीचे एक सेल पे जाके इक्वल टू, अगर ऐसे लिखा होता 98, 67, 45, 43, तो देखो एंटर करने पे ना आंसर तो आ जाएगा एक बार के लिए। पर दिक्कत कहाँ पर आएगी? अगर किसी के नंबर, जैसे मैं 3 नंबर बढ़ा रहा हूँ, 70 कर रहा हूँ, एंटर करते इसमें तो चेंज हो जाएगा, पर देखो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुए। और अगर मैं इन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट भी कर देता ना, देखो उसके ऊपर तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो सेल के ऊपर डिपेंड है, सेल से लिंक है। पर जब हमने इसके अंदर डबल क्लिक किया, अब इसमें जब हमने वैल्यू ही डिफाइन कर दी कि हमें प्लस किसका करना है, तो वो उसको क्यों पड़ेगा? अब इसके लिए रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो एक रफली कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना। तो जब भी डेटा डिज़ाइन किया जाता है तो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये तो था टोटल का एक बेसिक मेथड। सेकंड मेथड होता है इक्वल टू SUM, सम।
अब प्लस करने के लिए, एडिशन करने के लिए हम प्लस के नाम से फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। प्लस करने के लिए अब फंक्शन के थ्रू करना है। हमने जो यहाँ पे अभी कैलकुलेशन की थी प्लस करने के लिए, वो एक सिंपल मेथड था, सेल बाय सेल मेथड, एक सिंपल फॉर्मूला था वो, एक प्लस करने का। अब एक होता है टोटल कैलकुलेट करना है यूजिंग बाय फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन? सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या काम करता है? यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, एड्स ऑल द नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो गिवन रेंज में से चेक करके जो भी हमें रेंज इसमें देंगे उन सभी का वैल्यूज का सम कर देगा। सम का मतलब होता है एडिशन करना, यानी कि प्लस करना। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ना यहाँ पे ऐड कर देते हैं या एडिशन कर देते हैं, तो ध्यान रखना ये गलत है। इस नाम से कोई फंक्शन नहीं होता और ना ही प्लस के नाम से कोई फंक्शन होता। जब कोई फंक्शन का नाम लिखा भी जाता है ना तो उसके नीचे नेमिंग भी आती है नीचे। जैसे अगर सम लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं लिस्ट में। ऐसे ही अगर मैं एडिशन लिखता हूँ तो देखो लिस्ट में एडिशन के नाम से भी नहीं है, ऐड के नाम से भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SUM सम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन। किसी भी फंक्शन नेम के बाद ना ब्रैकेट जरूर लगती है, ठीक है। उसके बाद अब हमें जो टोटल करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है हमने? B2 से लेकर, यानी B2 क्या हमारा फर्स्ट सेल, कहाँ तक करनी है हमने? F2 तक। तो F2 क्या हमारा? लास्ट सेल एड्रेस। अब पहले हमने एक एक का इंडिविजुअली एडिशन किया, पहले फर्स्ट सेल एड्रेस, फिर सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ एंड सो ऑन, यानी कि ऐड करते गए जितने सेल थे, 2 थे 3 थे 4 है या 5 ऐड करने हैं। और अगर रेंज इससे भी और गुना ज़्यादा आ जाए तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, एक एक का हम करेंगे फंक्शन के थ्रू। तो इक्वल टू सम फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन लास्ट सेल एड्रेस, यानी कि जहाँ से जहाँ तक आप प्लस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं लिखा B2 और बीच में कोलन का साइन, आप लिटिल फिंगर से प्रेस करते हो ना सेमी कोलन, उसी के ऊपर शिफ्ट के साथ कोलन का साइन और लास्ट सेल एड्रेस। अब यहाँ पे मैंने B2 को स्मॉल में, F2 को कैपिटल में लिखा है, तो क्या आंसर आएगा? आ जाएगा बिल्कुल। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया भी था कि फॉर्मूला चाहे स्मॉल में लिखे या कैपिटल, कैसे मर्जी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एंटर किया, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसमें भी आप नंबर चेंज करते हैं तो देखो टोटल में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है और इसमें मैं थोड़ा सा जूम साइज कम कर रहा हूँ और इसमें मिनिमम साइज इसमें भी 10% होता है, वर्ड में भी पावर पॉइंट में भी। और वर्ड में मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? 500 और पावर पॉइंट में, ठीक है, मैक्सिमम 400 और एक्सेल में भी मैक्सिमम 400 ही होता है, 400%। तो अगला क्वेश्चन है एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज निकालने के लिए हम इक्वल टू एवरेज के नाम से, कई बच्चे गलती कर देते हैं, एवरेज को ना AVG लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो AVG नहीं होता, पूरा टाइप करना पड़ेगा, गलत हो जाएगा। देखो लिस्ट में नाम भी नहीं दिखा रहा नीचे, AVG नाम से कोई फंक्शन नहीं है। अब देखो एवरेज, अब एवरेज A भी होता है, एवरेज इफ भी है, एवरेज इफ्स भी है। तो हमें यूज़ करना है एवरेज। और जब आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाए ना नेम, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन अगर दबा देते हैं ना तो देखो नाम पूरा आगे सिलेक्ट होके आ जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर हमें जो कैलकुलेशन करनी है, एवरेज निकालनी है, किसकी निकालनी है? B2 से लेकर F2 या G2 F2 तक। तो ब्रैकेट लगाने के बाद ना आप क्या करो, इसको सिलेक्ट कर लो सीधा, टाइप करने की बजाय B2 से लेके F2 तक या जहाँ तक भी आपने रेंज देनी है सीधा सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखो रेंज आ गई उसमें लिखी हुई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर दबा देंगे एवरेज निकालने के लिए। ऐसे सेम सम में भी कर सकते थे, इक्वल टू SUM सम लिख के ब्रैकेट ओपन, फिर क्लिक दबाया, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ऐसा इसमें भी कर सकते हैं, क्लिक होल्ड करके भी किसी भी सिलेक्शन को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई ऐसा यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई पॉइंट रिपीट करना हो रिपीट करा सकते हैं।
है कोई डाउट? सर इसमें 2-4 मिनट और करा दें? बहुत हो गया? चलिए 2 मिनट, अभी 1 मिनट बैठे रहो। हाँ जी, ऊपर जो ऑटोसम वाला जो है वो है, हाँ जी, इससे भी तो होता है। बिल्कुल। कल हम करेंगे इसी का और भी पार्ट, टोटल स्कोर किस तरीके से निकाला जाता है जो आपके एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है, वो पार्ट आपकी नेक्स्ट क्लास में है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम इसको करेंगे MCQs के थ्रू, और 1-2 पॉइंट और रह गए, ठीक है। फिर आगे साथ साथ करते रहेंगे, फिर आगे तो जैसे जैसे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ओके।